कर रहे हैं आप जो भी है। तो व्हाट इज द क्लबिंग ऑफ फिंगर, यानी उससे क्या समझते हो? और पहले देखो सबसे बड़ी बात है क्लबिंग ऑफ फिंगर में पहले उसका मैकेनिज्म पता नहीं था, लेकिन एक साइन एंड सिम्टम से एक जो सिम्टम साइन नजर आया उस हिसाब से क्लबिंग ऑफ फिंगर का पैथोफिजियोलॉजी लोग सेट किया है मॉडर्न साइंस से लेकर अभी सब तक। लेकिन पहले जो था अननोन था, कोई पता नहीं था कैसे हुआ क्या है। लेकिन क्लबिंग ऑफ फिंगर यानी जिसी वक्त जब भी होगा ये क्रोनिक डिजीज में होगा, कहीं भी क्रोनिक सीवियर क्रोनिक जब डिजीज है, चाहे लंग्स या हार्ट का और कुछ स्टोमैक का, यानी ऐसा डिजीज जिसको रीजनरेट हो गया, यानी अब दोबारा डीजनरेट हो गया, अब जल्दी से यानी उस सेल का जनरेशन नहीं हो सकता है, उस डिजीज में क्लबिंग ऑफ फिंगर एक साइन है। जो फिंगर यानी पहला तो क्लबिंग फिंगर में फ्लंगेस का जो है उसमें मिलता है, पहले हैंड से शुरू होता है और कभी फिट में भी रहता है, लेकिन कॉमन पहले हैंड में होता है उसके बाद फिट में होता है। तो ये सैन जो है क्लासिकल पहले नहीं थी, अब सैन मिलती है, अब पैथोफिजियोलॉजी है। तो उसमें क्या होता है, क्लबिंग फिजन इज डिफाइंड एज द बल्बस enlargement of the terminal phalanges due to the proliferation of connective tissue between the fingernail and the bone। फिंगरनेल और बोन के बीच में जो है प्रोलिफेरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का रेपिड इंक्रीजमेंट इतना स्पीड से होता है, अगर कनेक्टिव टिश्यू कितना ज्यादा स्पीड से होता है जिसके बाद बढ़ जाता है, क्या होता है वह टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल डिजिटल फ्लैंजेज, टर्मिनल क्या कहते हैं डिजिटल फ्लैंजेज, वह बढ़ जाता है, यानी नाखून का ये जो शेप है बल्बस ये बढ़ जाता है, जैसे टिप्स ऑफ द फिंगर ये है। ये इलाजमेंट जब बोन का इलाज कनेक्टिव टिश्यू इलाजमेंट होगा उसके बाद अंदर का बोन भी इलाजमेंट होने लगता है, और उसके बाद नाखून में एक जो 180 डिग्री पर कॉमन नाखून का जो है शेप 180 डिग्री पर आता है, जो कॉमन रहता है वह 180 डिग्री से 200 डिग्री समझो से ऊपर हो जाता है, यानी 180 डिग्री से ऊपर हो जाता है 100। तो अक्सर ये प्लेन उंगली अंगूठा में देखो कि सबको प्लेन रहता है, जब क्लबिंग ऑफ फिंगर होगा तो ऊपर में सुपीरियर उभार होगा। तो ये जब भी होगा क्रोनिक में होगा। इसमें क्या है डिफिशियंसी, इसमें क्या होता है क्यों होता है कि डिफिशियंसी ऑफ द ऑक्सीजन, यानी आर्टियल ऑक्सीजन इन द पेरीफेरी, यानी पेरीफेरी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से साइनोवियल सीट है इसका इन्फ्लामेशन हो जाए, साइनोवियल सीट है यानी कनेक्टिव टिश्यू है तो फिर उसका इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। क्यों होता है? दो तीन तरह से होता है। देखो इन्फ्लामेशन जो शुरू होता है उसका दो तीन पैथोफिजियोलॉजी समझाया गया है। पहले इंपॉर्टेंट इसका बताते हैं होता है तो क्या होने लगता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द क्लबिंग फिंगर? द प्रेजेंस ऑफ द क्लबिंग is an a person almost always indicate the presence of a serious underlying infection or neoplasm of one of the major symptom of body। ये इंडिकेट करता है, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कोई सीवियर क्रोनिक डिजीज हो चुका है और उसके वजह से वहां का सेल डीजेनरेट होने लगा है, यानी सेट गैंग्रीन होने लगेगा, ड्राइनेस होने लगा है। तो वह ये इंडिकेट बहुत बड़ी चीज है, ये देखना इंपॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन में नेल लोग देखते हैं तो उसका इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा ये चीज है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ऑफन इंडिकेट अंडरलाइंग सफरेशन, यानी मतलब कि वहां के अंदर का टिश्यू में पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, सफरेशन में पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या है, मे इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग मैलिग्नेंट, यानी ये अंडरलाइंग किसी भी बॉडी में जैसे लंग्स में हो रहा है, लंग्स में तो रंग बिरंग में मैलिग्नेंसी का चांस होने की रिस्क है, या उसमें हार्ट के कुछ एक पार्ट, हार्ट में सिर्फ एक ही जगह ट्यूमर होता है पूरे हार्ट में, याद रखना मेडिएस्टिनम में, और कहीं नहीं होता है मेडिएस्टिनम के सेप्टम वॉल में, और कहीं नहीं होता, और जब क्योंकि सर्कुलेशन रहता है उसमें एक ट्यूमर कभी कभी होता है, बाय चांस, हमेशा नहीं होता है। या इंटेस्टाइन में अक्सर होता है, जो होता है क्रोन डिजीज होता है, उसके बाद आगे बताएंगे सब चीज उसके बारे में। उसके बाद रियरली इट इज द प्रेजेंस एज एंड द इनोसेंट बाय स्टैंडर, यानी ऐसा लगता है कि वह मासूम बच्चा था, मासूम आदमी पेशेंट जिसको सफर कर रहा है
क्योंकि ये ओल्ड एजेज में अक्सर होता है, 40 उम्र के बाद में होता है, या जिसी को प्योर लंग्स पूरा कंप्लीट ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया है, बर्बाद हो रहा है, वहाँ लंग फंगा उसको होता है, यानी उसको धीरे धीरे होता है, पता नहीं चलता कि ये बीमारी हुआ और शुरू हो जाता है। एक उसके बाद अदर नेम ऑफ द क्लबिंग, क्लबिंग का दूसरा नेम हिप्पोक्रेट्स है। याद रखना, अपने यूनानी में क्लबिंग का तस्करा शुरू से है। क्लबिंग का साइन एंड सिम्टम में यूनानी में सनवाज बोल दो क्लास लेट, बिकॉज इट इज द हिप्पोक्रेट्स हु फर्स्ट यानी फादर ऑफ द मेडिसिन डिस्क्राइब दिस क्लिनिकल फीचर। क्लबिंग इज समथिंग बट only rarely called as Hippocrates finger, otherwise it is the simply called as the clubbing of finger। यानी हिप्पोक्रेट जो 460 BC पहले जो इन्होंने किया था, उस टाइम में भी इन्होंने क्लबिंग का तस्करा किया था कि साइन सिम्टम अंगूठा फूलता है, ये सब पुराने डिजीज में ये उस जमाना से क्लबिंग का है, लेकिन उसके बाद भी उसको सही ढंग से पैथोफिजियोलॉजी उस टाइम तक नहीं आया कैसे क्या होगा, लेकिन एक अनुमान के तौर से अब हम लोग बोलते हैं। और दूसरी बात, व्हाट इज द पैथोलॉजी ऑफ द क्लबिंग। देखो अभी द सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग इज ड्यू टू द इंटरस्टेशियल एडिमा एंड डायलेटेशन ऑफ द आर्टरीज एंड कैपिलरी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो सॉफ्ट टिश्यू जो स्वेलिंग होता है उसके अंदर इंटरस्टेशियल जो स्पेस है, इंटरस्टेशियल स्पेस क्या है, सबक्यूटेनियस एरिया में जो स्पेस है इंटरस्टेशियल स्पेस है, उसमें एडिमा होता है एंड डायलेटेशन ऑफ आर्टरीज और कैपिलरीज का डायलेटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बल्बस इनलार्जमेंट हो रहा है, उभरा हुआ नजर आता है बल्बस का। उसके बाद आ रहे हैं, उसके बाद इसका आगे पैथोफिजियोलॉजी समझो। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि एनोक्सीमिया, एनोक्सीमिया मींस डिक्रीज ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन द आर्टियल साइट, यानी आर्टियल में पेरिफेरी आर्टरी में उसको जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए उसके ऑक्सीजन नहीं होता है। मान लिया एग्जाम्पल ब्रोंकिएक्टेसिस है, यानी उस लंग्स का परमानेंट डायलेटेशन वहां हो गया है, जिसके कारण से एल्वियोला में वहां पर ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का फिल्ट्रेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी में जो हार्ट में जाएगा ऑक्सीजन कुछ कम जाएगा, हार्ट से पूरे बॉडी में जो जाएगा ऑक्सीजन वो भी कम जाएगा। तो जो कहें कि बॉडी में कम ऑक्सीजन बनाते हैं, लंग्स में कम, हार्ट में जाएगा, हार्ट में कम जाएगा, पूरे बॉडी में कम जाएगा, जिसके कारण बॉडी का और पार्ट में तो ऑक्सीजन मिलेगा लेकिन पेरीफेरी में धीरे धीरे कम मिलना शुरू हो जाता है। इसमें इसी कारण वहां पर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। तो ये है। तो उसके बाद वही मैं कल भी बताया था, आज भी एनोक्सेमिया ऑफ द एनी कॉज, कोई भी कॉज हो सकता है एनीमिया का। तो जिस तरह हम लोग कोई भी इडीमा का, कोई भी हम लोग जो इडीमा है, इडीमा का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि वो क्या होता है कि कैपिलरी इंडोथेलियल इंजरी करेगा किसी तरह, किसी ऑक्सीजन डिफिशिएंसी की वजह से इंजरी होगा, या टॉक्सिन के वजह से या एनोक्सेमिया की वजह, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन के डिफिशिएंसी कारण से इंजरी होगा। तो क्या इंजरी, इपिथेलियल इंडोथेलियल सिस्टम इंजरी होगा, जिसके वजह से इंडोथेलियल और उसके ब्लड सर्कुलेशन के बीच में गैपिंग आ जाएगा। गैपिंग होने के बाद कैपिलरी परमिलिटी जो है, परमिलिटी ऑफ द प्लाज्मा लेवल का है, वह इंक्रीज होगा, छानने की कोशिश करेगा कि कैपिलरी परमिलिटी हो। हाँ जी, उसके बाद प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब ऑन्कोटिक प्रेशर प्लाज्मा का डिक्रीज होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर प्लाज्मा का जब डिक्रीज होगा तो इडीमा होगा। ये तो कहीं भी इडीमा होगा उसको का पैथोफिजियोलॉजी यही है। तो क्योंकि कैपिलरी परमिलिटी इंक्रीज होता है और प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसके पर एडिमा होगा। और इसमें भी बताया कि एनोक्सेमिया ऑफ एनी कॉज दैट इज कॉल्ड, उसके बाद अगला क्या होगा, वासोडायलेटर ऑफ द फिंगर। ये जो फिंगर में जो टिप्स है, बल्बस है, ये फिंगर, क्योंकि ये इसमें कैपिलरीज पूरा है, ये कैपिलरीज पूरा भरा हुआ था, इसलिए उसका वासोडायलेटेशन होगा। उसके बाद प्रोलिफरेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी प्रोलिफरेशन सबक्यूटेनियस टिश्यू का इनलार्जमेंट एकदम स्पीड इंक्रीजिंग इनलार्जमेंट हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू का। तो इसी को कहते हैं प्रोलिफरेशन, यानी रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज का प्रोलिफरेशन। उसके बाद
दूसरा तरफ से होगा अननोन ह्यूमरस सब्सटेंस, कोई भी हो सकता है ह्यूमरस सब्सटेंस। उसके बाद इंक्रीज परमिबिलिटी, अभी मैंने बताया कि कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज होगा और उसके कारण इंटरस्टेशियल इडिमा एंड स्पॉन्टेनियस टिश्यू होगा, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। तीसरा है अदर पैथोजेनिक मैकेनिज्म में प्लेटलेट्स एक्टिवेट टिश्यू फैक्टर और हेपेटोसाइट एक्टिवेटर फैक्टर, ये दोनों इन्वॉल्व उसका रोल है कि अगर हेपेटोसाइट जो लीवर में नहीं बनता है सही ढंग से बनेगा, नहीं बनेगा तो पूरे सर्कुलेशन में कम होगा, आप प्लेटलेट्स भी कम होगा, एक्टिवेटेड टिश्यू फैक्टर, इसके कारण भी इडिमा हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये पैथोफिजियोलॉजी नया है, पहले नहीं था ये सब चीज। और एग्जामिनेशन कैसे करेंगे कि नॉर्मल जो हम लोग को फिंगर है 160 डिग्री के टेम्परेचर पर ये है, देखो इसे, लेकिन जब दोनों उंगली देखो, जब नॉर्मल में दोनों फिंगर को इसे मिलाएंगे तो नाखून के ये दोनों फिंगर या मिडिल फिंगर मिलाए, फिंगर देखो अक्सर मिलाकर देखो दोनों मिल जाता है, ये मिलेगा और मिलेगा, हल्का सा सटा रहे मिल जाएगा। लेकिन क्लबिंग और जब फिंगर होगा तो एक तरह का मिलेगा नहीं, बीच में गैपिंग होगा, यानी दोनों का एग्जामिनेशन करने में पता चलेगा क्यों होगा कि क्लबिंग फिर नेल में, नेल का जो एलिवेशन उठा हुआ जो पार्ट है वो सटेगा, तो बीच के स्पेस का जो फिंगर है फ्लंगेस को, वह एक तरह का शेप गैपिंग है, वह जो गैपिंग है उस गैपिंग को कहते हैं जो डायमंड शेपेड गैप कहते हैं। और ये मेथड जो है सैमरॉथ विंडो टेस्ट के नाम से फेमस है, यानी उन्होंने ही ये टेस्ट करके बोला था कि ऐसे होता है, गैपिंग हो रहा था, ये फिजिकल देखने में। और उसे ये सब करने की कोई जरूरी नहीं है, सीधी आंख से ही देखने से पता चल जाता है क्लबिंग ऑफ फिंगर या नॉट क्लबिंग, यानी स्वेलिंग है या नहीं है, ये इसका डिस्टल बढ़ा हुआ है कि नहीं, जनरल नॉर्मल से एक दूसरे उंगली से, एक से दूसरे आदमी से भी मिला सकते हैं कॉमन। तो ये वाट डायमंड सैंड जो है, इन्होंने सैमरॉथ विंडो जो है उन्होंने ही रिसर्च किया था, वो दोनों बीच का जो गैप है, गैप डायमंड के तरह शेप जगह बन जाता है स्पेस, इसलिए उसको कहेंगे। तो ये सिर्फ टेस्ट, इसलिए हम लोग टेस्ट देखने के लिए कि इतने शेप बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ हम लोग आंख से भी देख कर भी पता चल जाएगा। दूसरी बात, और इसको हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, 5 तरह से हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। और ग्रेडिंग क्यों करते हैं, सबसे पहले कोई चीज का भी ग्रेडिंग, जैसे पेन का या टेम्परेचर हो या जीसीसी का एक क्लबिंग फिंगर, इसका ग्रेडिंग क्यों करते हैं? ग्रेडिंग इसलिए करते हैं कि वो इंडिकेट करता है कि ये डिजीज कितना स्टेज में पहुंचा है, कौन फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, इसलिए लोग ग्रेडिंग करते हैं। चलो बैठो बैठो, इसको देख रहे। ग्रेडिंग इसलिए करते हैं कि उसे पता चल जाएगा कि ये कितना स्टेज में है उसको। उसके बाद इसमें ग्रेडिंग का बताया है कि फर्स्ट स्टेज है सॉफ्टनिंग ऑफ द नेल बेड्स एंड फ्लक्चुएशन, यानी वह जो उतार चढ़ाव नाखून में कभी उभार होगा, कभी होगा, फर्स्ट स्टेज में है, कभी कुछ दिन लगेगा, उभार आया फिर खत्म होगा, धीरे धीरे उभार होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेज में कभी थोड़ा सा उभार नजर आएगा। दूसरा ओब्लिटेरल ऑफ द ओनिकोडर्मो एंगल, यानी स्किन का जो डर्म एंगल का इलाजमेंट हो जाएगा। और डिजिटल फ्लेंजेज, ये जो है इसको कहते हैं डिजिटल फ्लेंजेज, ये ऊपर वाला को, तो डिजिटल फ्लेंजेज के उभार बढ़ने के बाद से, इलास्टिसिटी बढ़ने के बाद से इलाजमेंट हो जाएगा। और इंक्रीज इंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर, और इंटीरियर भी आगे के सामने, पोस्टीरियर पीछे, दोनों कर्वेचर जो है नेल के ऊपर के कर्वेचर, ये कर्वेचर इलाजमेंट होगा, इंक्रीज बढ़ जाएगा, नॉर्मल से, जनरल आदमी को नॉर्मल जो होता है उससे बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द पल्प टिश्यू एंड डंप स्टिक और द पैरोट बीक, यानी इसका जो ये जो सैनिबल शीथ है, ये बल्बस है, ये इतना बड़ा इलाजमेंट ऐसा हो जाएगा, लगेगा ऊपर नाखून के ऊपर से ऐसा लगेगा कि तोता का जो चोंच जैसा मुड़ता है उस तरह कभी कभी उभार मुड़ा आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। ये चौथा हुआ। पांचवा हाइपरट्रोफाइडो ऑस्टियो अर्थरोपैथी, और उसके कारण जो बोन का इलास्टिक, डिजिटल फ्लेंजे में जो बोन है, ये बोन, इसका भी इलाजमेंट हो जाता है। तो ये 5 तरह से हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। यही ग्रेडिंग को बताया गया कि 160 रहता है नॉर्मल, और 100 मोर देन 180 हो जाता है उसके बाद, उसी का ग्रेडिंग का तरीका बताया है कल। अक्सर ये
कॉमन जो होता है बायलेटरल होता है, यूनिलेटरल होता है ट्रोमा इंजुरी, जो चोट लगा उसके कारण या लोकलाइज इंजुरी हो जाए उसके बाद ऑक्सीजन वहां सर्कुलेटरी बंद हो जाए उस जगह होगा। लेकिन अक्सर जब भी होगा लंग्स इसकी पैथोलॉजी की वजह से या हार्ट की वजह से या इंटेस्ट इसके लिए जीआईटी वजह से तो बायलेटरल होगा। दूसरा हार्ट से भी करते हैं कि हार्ट में व्हाट इज द कार्डिक कॉज ऑफ द क्लबिंग। तो हार्ट में जो है फैलोटेट्रालॉजी, ये जो फैलोटेट्रालॉजी है इसमें क्या होता है, हार्ट के चारों चैम्बर जो है, जो चैम्बर जो क्लोज होना चाहिए लेकिन ड्यूरिंग बर्थ के कारण ओपन ही रह जाता है, ओपन करने ही रह जाता है, इसलिए उसमें क्या है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, जिसके कारण पेरीफेरी में भी क्लबिंग ऑफ फिंगर रहता है। दूसरा है ईसेनमेंडर सिंड्रोम। ईसेनमेंडर सिंड्रोम में क्या होता है कि दोनों वेंट्रिकल में संट जो है, दोनों वेंट्रिकल का ये संट होता है, यानी दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से ओपन हो जाता है। ये जो वेंट्रिकल एक दूसरे से ये ओपन होता है, रास्ता बना रहता है, इस तरह का फिशर साइनस फिशर फस्टुला की तरह हो जाता है, जिसके कारण भी ऑक्सीजन की पेरिफेरी में डिफिशियंसी होगी और क्लबिंग ऑफ फिंगर होगा। तीसरा सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, यानी सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसमें भी में इसमें भी क्या हो जाएगा पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, जिसके कारण डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होगा और हार्ट से भी पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से पेरिफेरी में भी ऑक्सीजन कम जाएगा, उस जिसकी वजह से क्लबिंग होगा। चौथा है लेफ्ट आर्ट्रियल मिक्सेमिया, लेफ्ट आर्ट्रियल मिक्सेमिया, इसमें भी है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल क्लबिंग, यानी और इसमें क्या होता है लेफ्ट आर्टियल मिक्सोमा में क्या होता है इंटरसेप्टम जो स्पेस है, इससे पहले हम उस पर बता दिए हैं, जो सेप्टम ही में लंग्स हार्ट में सिर्फ एक ही जगह ट्यूमर होता है वह सेप्टम में होता है, तो इंटरसेप्टम में भी हल्का जो ट्यूमर होता है उस जिसके वजह से ट्यूमर होने की वजह से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम होगा बॉडी में भी, हार्ट से बॉडी में जाएगा, जिसकी वजह से क्लबिंग ऑफ फिंगर होगा। तो हार्ट में ये चार तरह से के एक कॉज है जिसके वजह से क्लबिंग ऑफ फिंगर हो सकता है। उसके बाद लंग्स का व्हाट इज द रेस्पिरेटरी कॉज ऑफ द लंग्स। तो लंग्स में सबसे पहला ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एल्वियोलाई या एक कंडीशन इन विच द लंग्स एयरवे बिलोंग टू डैमेज ऑफ द ब्रोंकियल आर्टरीज या ब्रोंक्यूल्स, डैमेज ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, जिसके छोटा छोटा ब्रोंक्यूल डैमेज हो जाता है और वहां का डेड डैमेज क्या बल्कि एक तरह का पूरा डेड हो जाता है, जिसके कारण से ब्रोंकियल परमानेंट डायलेटेशन होगा। तो पेरीफेरी में ऑक्सीजन जो एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है सही ढंग से, ऑक्सीजन का एक्सचेंज सही ढंग से कम बनेगा तो हार्ट में भी कम होगा, हार्ट में जब कम होगा तो पूरे बॉडी में कम जाएगा पेरीफेरी में भी, जिसकी वजह से क्लबिंग। दूसरा लंग्स एब्सेस है, इम्पायमा है। उसके बाद ब्रोंक्योजेनिक कार्सिनोमा, लंग्स मेटास्टेटिक्स, प्यूरल मेजोथेलियोमा और फैब्रो एल्वियोलाइटिस, रेयरली फैब्रोकेसियस ट्यूबरकुलोसिस। तो केसिएशन जहाँ हो जाएगा यानी पूरा वहाँ सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, जिसके कारण और पल्मोनरी आर्टियोवेनस कम्युनिकेशन, आर्टियोवेन्स का कम्युनिकेशन हो जाएगा एक दूसरे से, इसके कारण क्लबिंग ऑफ द फिंगर होगा। ये लंग्स में हुआ। अगला जीआईटी, व्हाट इज द जीआईटी कॉज ऑफ द क्लबिंग। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस सबसे पहला। दूसरा है क्रोन डिजीज, तीसरा माल ऑब्जर्वेशन और चौथा पोलिपोप्सिस ऑफ द इंटेस्टाइन। इस चार कारण से भी, क्यों इससे पहले भी डिप्रेशन बताया गया, जहां पर परमानेंट
यानी नेक्रोज हो जाएगा सेल का, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो अल्सरेशन शुरू हो गया, यहाँ पर सर्कुलेशन बंद हो गया, सर्कुलेशन बंद हो गया। जीसी में भी क्रोन डिजीज में भी क्या होता है, इलियोसिकल जंक्शन हो या कहीं जहां पर हो, तो वहां भी क्रोन डिजीज में क्या हो, में भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक में यहाँ पर यहाँ भी अल्सरेशन टैप हो जाएगा, वहां सेल का डिजेनरेट हो जाता है, जिसके कारण क्लबिंग फिंगर होता है। एक मिनट। दूसरा माल ऑब्जर्वेशन, और चौथा है पोलिपोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन में भी पोलिप का हो जाना, पोलिप हो जाएगा, एक तक लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाएगा। ये इसकी सबके कारण से हो सकता है क्लबिंग फिंगर, ये नहीं है कि ये हो गया तो क्लबिंग फिंगर होगा ही, ये रिस्क फैक्टर में समझो है। व्हाट आर द हेपेटिक कॉज ऑफ द क्लबिंग? तो सीरोसिस ऑफ लीवर, biliary cirrhosis of the liver, हेपेटोसेल्यूलर फेल्योर, हेपेटोरीनल सिंड्रोम, ये हेपेटिक से जुड़ा हुआ है, इसमें भी क्लबिंग ऑफ फिंगर कॉमन है, होता है। दूसरा, अदर क्लबिंग ऑफ फिंगर में कंजेनाइटल ऑब्लिक फैमिलियर और जेनेटिक्स या ऑक्यूपेशनल ऑब्लिक ट्रोमेटिक, इस सब में भी क्लबिंग फिंगर कॉमन होता है। कुछ बोला भी इंडोक्राइन, कुछ थायराइड एक्रोपैथी हो या प्राइमरी पैचिडर्मोसिस, इस सब में भी रिस्क फैक्टर हो सकता है क्लबिंग ऑफ फिंगर का। ब्रोंकी एक्टेसिस पर बोल ही दिए हैं, लीवर लंग्स ट्यूमर, ये हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आ रही है बात सर। जो पूछना है तुम लोग अब पूछो, 2 मिनट रह गया है, इसलिए कि अगला सेंटेंस पढ़ाते हैं, अभी एक नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए कि रजी ऑनलाइन आ रहा है, 8 हो गया, 2:08, इसलिए जो पूछना है 2 मिनट है, पूछो। हेलो हेलो सर, फैलोट जो बताए हैं ये कंजेनाइटल होता है ना सर? हाँ हाँ, तो वही ना हम बताएं, और क्या चार combination of the four heart defect, there are the presence of at birth, उसकी जिसकी वजह से ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्लो होगा, हार्ट में होगा, और हार्ट में होगा तो पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी में भी ऑक्सीजन कम होगा। जैसे अक्सर जैसे मान लिया, देखो रूबेला वायरस के वजह से, उसके बाद जर्मन मिजिल वायरस के वजह से होगा, हर्पिस वायरस वजह से हो सकता है, इसलिए टोट पैनल टेस्ट लोग टेस्ट कराते रहते हैं, जिसको मिस्ड एवर्सन बार बार होता रहता है, यह हैबिचुअल एवर्सन, उस आदमी को अक्सर ये डिजीज होता है, ठीक है, उस बच्चा जो पैदा तो उसको अक्सर होता है, इसलिए वायरल लोडिंग टेस्ट कराते हैं, नहीं तो ये जब तक ये टोर्च पैनल कराते हैं हम लोग, इसमें कॉमन होता है, रूबेला वायरस की वजह से कॉमन होता है। और बोलो। फैलोट के केस में सर्वाइवल चांस होता है सर? नहीं, कुछ दिन तो रहता है जिंदा। क्लबिंग तक तो पहुंच भी नहीं पाता होगा सर। तो क्लबिंग का केस कैसे सुने? नहीं, कुछ जो है, कुछ लंबा टाइम तो रह जाता है, 5 से 7 साल से 12 साल रहता है कभी कभी कोई, लेकिन जब तक चलता रहता है मेडिसिन रहता है, नहीं तो डेथ करता है, लेकिन अक्सर बच्चे में डेथ कर जाता है अक्सर। ले जाओ, बोलो। हेलो
हेलो, हाँ सर, आवाज तो आ रही है। बोलो। रजी ज्वाइन करेगा, 11 हो गया है। ज्वाइन करना है तो रजी ज्वाइन करो, रजी का ज्वाइन करना पड़ेगा। और कुछ है जो हाजी ले लियो, नहीं लिए हैं, रुक जाओ। कलम है लो बाबू, हेलो, हो गया टाइम। स्क्रीनशॉट भेज दे क्या सर? हाँ, स्क्रीनशॉट भेजो। आज तो लो लो तो जल्दी ले लिख ठीक। लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 4, 12, 13, 9, 25, 26, 11, 8, 22, 17, 15, 6 और 24। 24 सर जी। 14, 24, 14, 14, यानी 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आदमी। ठीक है। ठीक है, सलाम अलैकुम सर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12 है कि नहीं? चलो। हाँ तनवीर भाई, कहीं तनवीर नहीं छूट रहा, तू ताता नहीं है, तुमको तो ध्यान ना देना पड़ेगा। तुम्हारा 800 क्या को होगा छूट जाए, सर? तुम्हारा नहीं छूटे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।